ज़्यादातर लोग अपनी ग्रोथ को खुद ही रोक देते हैं अपनी अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की वजह से। बचपन में रिजेक्शन, अब्यूज़, निगलेक्ट या किसी और तरह के ट्रॉमा की वजह से एक बच्चा कभी भी ये नहीं समझ पाता कि उसके पेरेंट्स के ट्रॉमास उसे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बल्कि उसे ये लगने लगता है कि वो दुनिया है जो इतनी अनसेफ है। और इस थिंकिंग के साथ एक इंसान काफ़ी छोटी उम्र में साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस डेवलप कर लेता है। एक कॉम्प्लेक्स बेसिकली एक सेट ऑफ पैटर्न्स को बोला जाता है जो हमारे सबसे डीप एक्सपीरियंसेस से बनता है। ये शुरू होता है जिस तरह से हम अपने पेरेंट्स को एक्सपीरियंस करते हैं और जिस तरह से अलग अलग सिचुएशंस में हम फील करते हैं। बड़े होने का हर स्टेज एक चैलेंज की तरह होता है जिसमें हर कदम पर ट्रॉमा मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं जो इवेंचुअली एक कॉम्प्लेक्स को जन्म दे सकते हैं। ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेस एक बच्चे की साइकी को बचाने के लिए डेवलप हो जाते हैं। जैसे अगर आपको बचपन में अपने मन की करने के लिए बहुत डांटा या फिर मारा गया था, या फिर आपको ऐसा फील कराया गया था कि आप जो भी करते हो वो गलत ही होता है, तब आप एक ऐसा कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लोगे जो आपकी सेल्फ एस्टीम को ख़त्म कर देगा और आप दूसरों से अप्रूवल लेना शुरू कर दोगे। इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स अनकॉन्शियसली हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, डिसीजंस और बिहेवियर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। यही रीज़न है कि क्यों कई लोग बिना ज़्यादा कुछ करे इतना कुछ अचीव कर लेते हैं, जबकि दूसरे जो किसी अनकॉन्शियस पैटर्न में फंसे हुए होते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते और उनकी लाइफ एक कभी ना खत्म होने वाली बुरी किस्मत की साइकिल में चलती रहती है। स्विस साइकियाट्रिस्ट कार्ल युंग ने एक बार बोला था कि जब तक आप अपने अनकॉन्शियस माइंड के कंटेंट्स को कॉन्शियस माइंड में नहीं लाओगे तब तक वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा और आप उसे अपनी किस्मत बोलोगे। इवन जर्मन साइकोएनालिस्ट और फ्रॉइड की स्टूडेंट कैरन हॉर्नाई ने भी अपने काम में ये बताया है कि हर इंसान के अंदर ही सेल्फ रियलाइजेशन हासिल करने की एक ड्राइव नेचुरली ही होती है, पर अगर एक इंसान को बचपन में सही एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो वो इस रास्ते से भटक जाता है और अपनी फुल पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच पाता। और तभी आज के एपिसोड में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप भी अपने आप को इन अनकॉन्शियस पैटर्न्स के चंगुल से छुड़ाकर सेल्फ रियलाइजेशन कैसे हासिल कर सकते हो। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है खुद को जानना और ये समझना कि आपका इतने बड़े यूनिवर्स में क्या रोल है ताकि आप इस दुनिया में कुछ यूनिक काम कर सको। अगर आपके अंदर किसी भी तरह का फोबिया, डिप्रेशन, एडिक्शन, कोडिपेंडेंसी या फिर किसी भी तरह का खालीपन नहीं है, आप खुद को आगे बढ़ने के लिए नहीं रोकते और ना ही आप अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर इतने एंशियस होते हो, तो उसका मतलब आप सेल्फ रियलाइज्ड हो। यानी सेल्फ रियलाइजेशन हमारी ग्रोथ के लिए एक चॉइस ही नहीं बल्कि ये हमारी ज़रूरत है। साइको एनालिसिस के फाउंडर सिगमंड फ्रॉइड ने अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए ये डिस्कवर करा था कि उनके पास आने वाले हर पेशेंट के सारे सिम्टम्स गायब हो जाते थे जैसे ही उनकी अनकॉन्शियस मेमोरीज या इमोशंस को कॉन्शियस बना दिया जाता था। फ्रॉइड का मानना था कि एक इंसान अपने अनकॉन्शियस माइंड के मटेरियल को सिर्फ एक थेरेपिस्ट से बात करके ही डिस्कवर कर सकता है, पर वो कैरन हॉर्नाई थी जिनका बोलना था कि हम ये अकेले ही कर सकते हैं सेल्फ एनालिसिस की मदद से। हॉर्नाई के हिसाब से सेल्फ एनालिसिस ज़्यादातर केसेस में ट्रेडिशनल थेरेपी से बेटर हो सकती है, क्योंकि जब भी आप एक थेरेपिस्ट के पास जाते हो तो उसको एटलीस्ट कुछ साल नहीं तो कुछ महीने ज़रूर लगते हैं ये समझने में कि आपकी प्रॉब्लम और आपकी स्टोरी क्या है, लेकिन आप अपनी स्टोरी से सबसे ज़्यादा अच्छे से वाकिफ़ हो। इसके ऊपर से जब आप अपने अनकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को खुद एक्सप्लोर और एक्सपोज करते हो तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगता है और आप मेंटली स्ट्रांग फील करते हो, क्योंकि आपने एक अननोन टेरिटरी को सिर्फ अपने दम पर ही मैप आउट कर लिया होता है। हाउएवर, जो चीज़ हमें सेल्फ एनालिसिस में जाने से रोकती है वो है हमारा फियर। अगर हम सिम्बॉलिकली बोले तो ज़्यादातर लोग अंधेरे में जाने से डरते हैं। अंधेरा रिप्रेजेंट करता है अनरियलाइज्ड पोटेंशियल को, जैसे हमारा अनकॉन्शियस माइंड, क्योंकि अंधेरे में कुछ भी हो सकता है। फिजिकल रियलिटी में हम अंधेरे में छुपे जानवरों, भूतों या किसी और ऐसे ही दूसरे क्रीचर से डरते हैं क्योंकि वो हमें फिजिकली मार सकते हैं। और साइकोलॉजिकल रियलिटी के अंधेरे में हम अपने खुद के ट्रॉमास और बुरी मेमोरीज को फेस करने से डरते हैं क्योंकि वो हमारी ईगो को मार सकते हैं। ईगो यानी हमारी करंट आइडेंटिटी, कि हम अपने बारे में अपने आप को क्या कहानी सुना रहे हैं। यही रीज़न है कि क्यों आम लोग अपनी साइकी की डेप्थ में जाने से घबराते हैं और नशों या फिर सेल्फ डिसेप्शन की मदद लेकर अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को दबाते हैं। हाउएवर, जितना दर्दनाक अपने डरों को फेस करना होता है उससे कई गुना ज़्यादा वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। अगर आपके लिए पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हो,
तो बस सबसे पहले अपने इन्हीं डरों को फेस करो और सुनो कि आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको क्या बताना चाहता है। हॉर्नाय का बोलना था कि वो हमारी पर्सनल ग्रोथ की मोटिवेशन ही होती है जो सेल्फ एनालिसिस के सक्सेस या फेलियर को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। हॉर्नाय अपनी बुक सेल्फ एनालिसिस में बोलती हैं कि मेरा एक्सपीरियंस बिना किसी डाउट के मुझे ये बताता है कि एक इंसान सेल्फ ऑब्जर्वेशन की काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी डेवलप कर सकता है अगर उसने जिद पकड़ ली है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को कुछ भी करके समझना चाहता है। ज़्यादातर लोग जिन्हें किसी तरह का कॉम्प्लेक्स होता है वो अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करने के बजाय अपनी लाइफ डिनायल में जीते हैं। उनकी फॉल्स आइडेंटिटी, उनकी ईगो और उनकी पर्सनल बायसेस उन्हें ये जानने से रोकती हैं कि वो असलियत में कौन हैं और उनकी पोटेंशियल उनकी सोच से कितनी ज़्यादा है। यही रीज़न है कि क्यों सेल्फ रियलाइजेशन इम्पॉसिबल होता है बिना सेल्फ एक्सेप्टेंस के। अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने फ्लॉज को डायरेक्टली नहीं देख सकते तो आप उनकी डेप्थ को कभी नहीं समझ पाओगे और अपने कई सिलेक्टेड पार्ट्स को रिजेक्ट करते रहोगे। जैसे कि हॉर्नाय का बोलना था कि अगर एक इंसान में इतनी हिम्मत है कि वो अपने बारे में एक कड़वा सच सुन सके तो वो इंसान अपनी हिम्मत पर सेफली इतना ट्रस्ट कर सकता है कि वो उसे डर की दूसरी साइड पर पहुंचाने के काबिल है। और अपने बारे में कड़वे सच जानने के यानी सेल्फ रियलाइजेशन हासिल करने के कई मेथड्स होते हैं जो हमने इस चैनल पर ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं, जैसे कि यूंगियन साइकोलॉजी पर बेस्ड शैडो वर्क, जिसमें आपने अपने रिएक्शन और जजमेंट को ऑब्जर्व करना होता है, अपने आप से ही अपनी लाइफ के बारे में क्वेश्चंस पूछने होते हैं और अपनी मोरालिटी यानी आपको क्या सही और क्या गलत लगता है उन्हें क्वेश्चन करना होता है। सेल्फ रियलाइजेशन का दूसरा तरीका है राइटिंग, क्योंकि अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट जेम्स पेनीबेकर की रिसर्च इस बारे में काफ़ी क्लियरली बताती है कि जितना आप अपने पास्ट के बारे में लिखते हो उतनी ही आपको वो सारी मेमोरीज वापस से याद आने लग जाती हैं जिन्हें आप भूल चुके हो और इस तरह से आप ये समझ पाते हो कि आपकी प्रॉब्लम्स शुरू कहाँ से हुई थी। सेल्फ रियलाइजेशन हासिल करने का तीसरा तरीका है मेडिटेशन, जो आपके कॉन्शियस ब्रेन को शांत करता है और आपकी अनकॉन्शियस माइंड की आवाज़ को एम्पलीफाई कर देता है ताकि आप वो सब चीज़ें सुन सको और देख सको जिन्हें आप इतने टाइम से इग्नोर कर रहे थे। तीनों में से आप चाहे कोई भी मेथड चूज कर लो या फिर आप चाहे इन तीनों को ही अपने रूटीन में ऐड कर लो। सबसे पहला और मेन गोल हमारा यहाँ पर यही है कि हम अपने इल्यूजन्स और बायसेस को ख़त्म कर सकें ताकि हमें ये समझ आ सके कि हमारे असली गोल्स, विशेस, फीलिंग्स या आइडियल्स क्या हैं और हमारी थिंकिंग के कौन से पार्ट्स असल में बस हमारी प्रोग्रामिंग थे। लास्टली हमने अपने एनवायरनमेंट को भी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ऑप्टिमाइज करना होगा, क्योंकि अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो पर आपके आसपास रहने वाले लोग आपकी इस नई साइड को लेकर डाउटफुल हैं और वो आपको चेंज होता हुआ नहीं देखना चाहते तो ऑब्वियसली वो आपकी ग्रोथ में रुकावट डालेंगे। और इवन अगर आपकी खुद की ही कई बुरी आदतें हैं तब भी सॉल्यूशन यही होगा कि आप बाउंड्रीज बनाना सीखो और अपना एटीट्यूड ऐसा रखो कि आपके रास्ते में चाहे कुछ भी रुकावट आए वो हमेशा आपके गोल्स के आगे छोटी ही पड़े। और जब भी आपके मन में ये आवाज़ आए कि नहीं ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है और मैं इससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, तो ये समझ जाओ कि ये आवाज़ भी आपकी अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की ही है जो आपकी कॉन्शियस थिंकिंग को लिमिट कर रही है।